6 फरवरी को पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर में सक्रिय सबसे बड़ा नक्सली लीडर प्रभाकर भी मुठभेड़ में मारा गया। आखिर ये प्रभाकर कौन था और इसका मारा जाना नक्सल संगठन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको बात करने के लिए संजय भैया इनसे जानते हैं। भैया, प्रभाकर का मारा जाना कितना महत्वपूर्ण है नक्सल संगठन के लिए? देखिए, प्रभाकर तामेश्वर नक्सल संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था क्योंकि प्रभाकर का अगर पूरे नाम की बात की जाए तो उसका नाम था लोकेटी चंद्रा राव। ये तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के रहने वाला था और लगभग 57 सालों का था और बीते 25 सालों से ये नक्सल संगठन में सक्रिय था। नक्सल संगठन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इस बारे में प्रभाकर से जुड़े कई दस्तावेज हैं, कई रिपोर्ट्स हैं। पुलिस के कई अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रभाकर फिलहाल अबूझमाड़ और ख़ास तौर पे छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर में जो गढ़चिरौली जिला और अबूझमाड़ का जो बीच का इलाका है, इस इलाके में सक्रिय अंतिम बड़ा नक्सली था। साथ ही ये DKSZC मेंबर था, यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर था। और क्योंकि पापा राव के बाद प्रभाकर का नाम, क्योंकि इससे पहले मैंने कई वीडियोस में लिया था, तो प्रभाकर भी इनकाउंटर मारा गया है। तो ऐसे में नक्सल संगठन का जो वेस्ट सब जोनल ब्यूरो है उसका इंचार्ज इस इनकाउंटर में ढेर हुआ है और गढ़चिरौली इलाका जो है वहाँ कोई भी ऐसा नक्सली नहीं बचा जो नक्सल संगठन की कमान संभाल पाए। तो ऐसे में गढ़चिरौली लगभग नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। प्रभाकर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इस बारे में हम आगे और विस्तार में बात करेंगे क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले या पिछले साल जब सोनू दादा समर्पण के लिए अपने 60 साथियों के साथ जंगलों से बाहर निकल रहे थे और गढ़चिरौली पुलिस के पास जा रहे थे, तब ये जानकारी आई थी, मुझे खुद नक्सल संगठन के कुछ बड़े कैडर्स इस बारे में बताया कि ये प्रभाकर अपने 30 साथियों के साथ सोनू को मारने के लिए उनके पास तक पहुंच गया था। यानी ये नहीं चाहता था कि सोनू दादा और इसके बाकी साथी जो हैं वो हथियार लेकर पुलिस के पास जाएं। ऐसे में प्रभाकर अपनी विचारधारा को लेकर इतना ठीक कट्टर था कि वो अपने सबसे बड़े नेता, क्योंकि समझिए सोनू जो है वो इस इलाके में, यानी वेणुगोपाल राव जो है वो उस इलाके का सबसे बड़ा नेता था। उस इलाके ही नहीं, देश में सबसे सीनियर माओवादी नेताओं में से एक था, वो पुलिस ब्यूरो मेंबर था। ऐसे में वो अपने उस नेता को भी मारने को तैयार था यदि वो हथियार लेकर वापिस पुलिस के पास जाता। तो प्रभाकर इसलिए काफ़ी कट्टर माना जाता था और यही वजह है कि लगातार अपील के बावजूद प्रभाकर ने सरेंडर से इनकार किया और आखिरकार अंततः उसका जो है ये हाल हुआ है। कंपनी नंबर जो 10 का है उस गढ़चिरौली कमेटी में, इलाके में, उसका भी भैया इंचार्ज था, पहला चीज। और दूसरा, इसके बेटे को लेकर भी कुछ जो है वहां से बातचीत सामने आई थी। जी जी जी। ये दरअसल नक्सल संगठन जो है उसने उस इलाके में कंपनी नंबर 4 और कंपनी नंबर 10 को सक्रिय कर रखा था। कंपनी नंबर 10 में लगभग 35 के आसपास नक्सली थे और उनका ये इंचार्ज भी था। ऐसे में प्रभाकर मारा गया है, लेकिन अभी भी राजू विक्को और उसके साथ ही लगभग 10 से 12 नक्सली जो है उस इलाके में बचे हुए हैं। राजू विक्को DVC मेंबर है और इसके अलावा अन्य एरिया कमेटी मेंबर्स जो है उस इलाके में फिलहाल बचे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरा इनकाउंटर जो हुआ था, ये 3 फरवरी को पुलिस को ये जानकारी मिली कि फुलचेर और फुद्देवाड़ा इस गांव के आसपास, ये जो बिल्कुल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे मौजूद गांव हैं, इस इलाके में इनकी मौजूदगी, हम सीधे मैप में ही मैं समझाता हूँ इस इलाके को। देखिए, ये आपको ये इलाका यहाँ नज़र आएगा, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर है। ये घने जंगलों का इलाका है। जब मैं इसे जूम आउट करूँगा तो आपको यह नज़र आएगा कि बहुत बड़े भूभाग में जो है सिर्फ जंगल फैले हुए हैं। इसे ही हम अबूझमाड़ कहते हैं। तो ये अबूझमाड़ का इलाका जो है ये दोनों राज्यों की सीमाओं के बीच है। ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा है। यहाँ आपको ये फुलचेर गांव नज़र आएगा और थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको ये फोदेवाड़ा गांव नज़र आएगा। ये बहुत ही घने जंगलों का इलाका है। इस इलाके में बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। अगर मैं इसे 3D करता हूँ तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि देखिए, ये पहाड़ों की पूरी एक श्रृंखला है जिसके बीच में खाइयाँ हैं और इसके अलावा जो है बहुत घने जंगल हैं। ऐसे में इलाका नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ था। इस इलाके में बीते 40 सालों से नक्सली बहुत ज़्यादा मजबूत थे और ये इलाका इसलिए खास भी है कि जब पहली बार बस्तर के अबूझमाड़ में नक्सली दाखिल हुए थे तो वो इसी इलाके से, यानी गढ़चिरौली के इसी इलाके से निकलकर उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस बॉर्डर को क्रॉस किया। यहाँ आपको ये नदी नज़र आएगी। इस नदी का नाम अभी हम बात कर रहे थे, क्या नाम था इस नदी का? पद्मा, एक मिनट, इस नदी का नाम है पामुल गौतमी नदी। तो ये पामुल गौतमी नदी जो है इस इलाके की बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इस इलाके में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को एक दूसरे से अलग करती है। तो ऐसे में इस नदी को पार कर ही नक्सली
छत्तीसगढ़ के इलाके में दाखिल हुए थे। तो इस इलाके में फोर्स को 3 तारीख को ये जानकारी मिली कि इस इलाके में प्रभाकर अपनी टीम के साथ छुपा हुआ है, क्योंकि प्रभाकर की तलाश बहुत दिनों से पुलिस को थी। ऐसे में फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। C60 के जवान और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर 4 तारीख की ऑपरेशन लॉन्च किया। 4 तारीख को पहली बार नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ होती है, जिसमें फिलहाल नक्सली जो है वो भाग जाते हैं और फोर्स के हाथ में उनके 2 कैंप लगते हैं। उनके 2 कैंपों को फोर्स तबाह कर देती है। इसके बाद आगे जब वो बढ़ते हैं तो नक्सलियों से फिर उनकी मुठभेड़ होती है। इस बीच 3 माओवादी मारे जाते हैं, लेकिन फोर्स को भी एक नुकसान होता है। फोर्स के एक जवान, C60 के एक जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं और एक जवान घायल हो जाते हैं। इस बात के बाद जो है फोर्स और एग्रेसिवली जो है उनके इलाके में जाती है और लगातार ये ऑपरेशन जारी रहता है। 5 तारीख की रात होते होते जो है ये जानकारी आती है कि कुछ और नक्सली मारे गए हैं। 6 तारीख की सुबह उनकी लाशें मिलती है, उनकी बॉडी से मिलती है, तो ये पता चलता है कि इस इनकाउंटर में मारा गया है प्रभाकर। कुल 7 माओवादियों की लाश जो है फोर्स को उस इलाके से बरामद हुई है। ये 7 माओवादी जो हैं, इनमें कंपनी नंबर 5 स्पेशल प्लाटून माड़ एरिया के, परीकोट LOS के, कंपनी नंबर 10 के अलग अलग नक्सली हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम था प्रभाकर का। प्रभाकर, जिस पर 25 लाख का इनाम था, ये लगभग 73 फोर्स के साथ हुए इनकाउंटर में शामिल था। इस पर 13 हत्या के आरोप थे। इसके अलावा इसके खिलाफ कुल 113 मामले दर्ज थे। ये अपने साथ AK-47 बंदूक लेके चलता था। जब 7 माओवादी मारे गए, उनकी लाशें बरामद की गई, तो उनके पास से 3 AK-47 राइफल, 1 SLR राइफल, 1 303 राइफल और इसके अलावा अन्य BGL और बाकी सामान जो है वो इनके पास से बरामद किया गया था। तो ये जो इनकाउंटर है, इसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है। देखिए, प्रभाकर की कुछ तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कल मेरे उनके एक साथी ने मुझे भेजी। यहाँ आपको प्रभाकर जो हैं ये पत्थरों में पीछे नज़र आ रहा है कि एक नदी की धारा बह रही है। तो ये किसी बिल्कुल फ़ोटो खिंचवाने के ही अंदाज में जो है प्रभाकर फ़िलहाल यहाँ नज़र आ रहे हैं। देखिए, आप जूते वूते पहने हुए बैठे हैं, तो यहाँ आपको नज़र आएंगे प्रभाकर। और इसके बाद जो है ये इनकी प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल के आधार पर आपको नज़र आएगा ये प्रभाकर की अंतिम तस्वीर थी जो पुलिस के पास थी, और इसी के आधार पर प्रभाकर की तलाश जो है वो की जा रही थी। प्रभाकर के बारे में पुलिस की प्रोफाइल जो है उसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रभाकर, जिसका नाम लोकेटी चंद्र राव था, ये तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के रहने वाले थे। इनकी कास्ट कार्तिका थी और इन्हें कंपनी नंबर 4 से कंपनी नंबर 10 में ट्रांसफ़र किया गया था। DKSZC मेंबर थे, साथ ही स्टेट मिलिट्री कमीशन के भी ये सदस्य थे। तो अपने साथ AK-47 बंदूक लेके चलते थे। यही वजह है कि इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही उस इलाके की कुछ एनकाउंटर के बाद जब इनका कैंप जो मिला था, ये उसकी तस्वीर है। इसके आधार पर भी एक अंदाज़ा होगा कि नक्सली कितने घने जंगलों में रहते हैं। अगर मैं ये वीडियो शुरुआत से दिखाऊं तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ नक्सली जो है झोला टंगा है, अपने कुछ सामान वो लेके नक्सली बैठे हुए थे। नक्सली इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वहाँ फोर्स अचानक आ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद देखिए प्रभाकर की टीम को इसलिए इतना खतरनाक माना जाता है कि लगभग 16 टीमें थी 660 की, मतलब लगभग मुझे लगता है 700-800 जवानों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके बावजूद एक जवान जो है वो इसमें शहीद होते हैं और एक जवान घायल होते हैं, जिनको इलाज के लिए बड़े अस्पताल में भेजा गया है। तो फिलहाल इस प्रभाकर को भी फोर्स ने ढेर कर दिया है। इस प्रभाकर के मारे जाने के बाद अब DKSZC में एक ही बड़ा नाम बचता है, वो है पापाराव का। बाकी DKSZC यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, जो पूरे देश में नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था, जहां सबसे अधिक माओवादी जो हैं वो छुपे हुए थे, वो फिलहाल पूरी तरह से तबाह हो गई है। मैं एक बार DKSZC भी समझाने की कोशिश करता हूं ताकि दर्शक ये समझ पाएँ कि DKSZC क्या होती है। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर है DKSZC का। यहाँ आपको नज़र आएगा SMC कोर कमेटी, DKSZC रीजनल कमेटी, वेस्ट सब जोनल कमेटी, जिसके अंदर नॉर्थ गढ़चिरौली, साउथ गढ़चिरौली आता है और इसके अलग अलग एरिया कमिटीज आती है। इसी वेस्ट सब जोनल कमेटी का ये प्रमुख था। यानी कि DKSZC में जो गढ़चिरौली के पास का इलाका यानी महाराष्ट्र के पास का इलाका जो है, उसका प्रमुख कौन था? प्रभाकर। नॉर्थ सब जोनल कमेटी से माड़ डिवीज़न आती है, नॉर्थ बस्तर डिवीज़न आती है, नांदगांव कांकेर बॉर्डर के इलाका आता है और ईस्ट बस्तर डिवीज़न आता है, RKB डिवीज़न। इसके अलावा साउथ सब जोनल कमेटी, इसमें दरभा डिवीज़न, साउथ बस्तर डिवीज़न और वेस्ट बस्तर डिवीज़न आता है। इसी इलाके में कौन छुपा है फिलहाल? इस इलाके में छुपा है पापाराव। तो ये नॉर्थ सब जोनल कमेटी जो है, फिलहाल इस इलाके में लगभग नक्सल संगठन का सफाया हो चुका है। यहाँ बहुत ज़्यादा नक्सली नहीं बचे हैं।
वेस्ट सब जोनल कमेटी भी जो है वो भी लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में जो साउथ सब जोनल कमेटी है, यानी कि इसमें भी खास तौर पे साउथ बस्तर का इलाका, उसी इलाके में फिलहाल बड़े नक्सली कुछ बचे हुए हैं, जिसमें केसा एक बड़ा नाम है। इसके अलावा उसके पास क्योंकि बटालियन के काफ़ी लोग हैं, लेकिन देखिए आज ही क्या खबर आई, आज ही खबर आई कि सुकमा और बीजापुर में मिलाकर कुल 51 माओवादियों ने समर्पण किया है, और इसमें कई ऐसे लोग थे जो साउथ बस्तर डिवीजनल के थे। ऐसे में लगातार नक्सल संगठन जो है वो बड़े दबाव झेल रहा है। हर बड़े नक्सली के इनकाउंटर के बाद बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि नक्सली जो है वो सरेंडर करते हैं। इन पूरी खबरों को जोड़ कर इससे देखा भी जा रहा है, क्योंकि देखिए आज बहुत कुछ हुआ। हम लोग अभी आते हुए वही बात कर रहे थे तामेश्वर, क्या क्या हुआ थोड़ा बताना, आज क्या क्या घटनाक्रम था। राष्ट्रपति जी आए, बस्तर पंडुम बस्तर का में शुभारंभ जी। किए। इसके बाद 9 तारीख को समापन जो है गृह मंत्री खात होने, और इन सब के बीच भैया 52 दिन बचे हैं डेडलाइन को। जो नक्सलवाद का जो डेडलाइन दिया गया था 31 मार्च का, वो मात्र 52 दिन बचे हुए हैं। इस बीच लगातार सरेंडर, फिर ये आज प्रभाकर क्या क्या मारा हुआ आप ये बताइए, आज आपके पास क्या क्या खबरें आई। आज जो है हमें ये खबर मिलती है, पहले तो प्रभाकर मारा गया, कल इसकी खबर आ गई थी। आज 51 माओवादियों ने सुकमा में 20 और 21 और 30 माओवादियों ने बीजापुर में समर्पण किया। इसके अलावा गरियाबंद में डंप हथियार में बहुत सारा डंप हथियार मिला, जिसमें इंसास राइफल और बाकी चीज़ मिली है। धमतरी से भी खबर आई कि वहाँ भी नक्सलियों आईडीज़ मिला है। तो ये कांकेर में भी यही आईडीज मिले हैं। कांकेर में भी आईडी मिली है। तो देखिए होता क्या है कि अमित शाह के दौरे के पहले आप देखेंगे अचानक जो है ना इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती है, यानी कि एंटी नक्सल मोर्चों पे फोर्स को एक के बाद एक जो है बड़ी सफलताएं मिलने लगती है। इसके पीछे एक कारण ये है कि अब सोचिए कल जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे और जब वो सुबह का अखबार खोलेंगे तो उसमें कितनी खबरें इस तरह की नजर आएगी। 51 माओवादियों का समर्पण, नक्सलियों की आईडीज मिली, नक्सलियों का डंप मिला, प्रभाकर मारा गया, प्रभाकर कौन था, प्रभाकर इतना महत्वपूर्ण क्यों था। कल इस तरह की खबरें भी आएगी कि प्रभाकर के बाद कौन बचा। तो होता क्या है कि क्योंकि एक बहुत कम समय बचा है, आपने बोला कितने दिन बचे, बाकी 52 दिन बचे हैं उस डेडलाइन तक पहुंचने में। जब अमित शाह ने ये दावा किया था कि बस्तर ही नहीं पूरे देश से नक्सल संगठन का सफाया कर देंगे, हालांकि उस बयान में अब नेताओं ने एक बदलाव किया है। अब वो ये कहते हैं कि हम नक्सलियों के आर्म्ड कैडर को, यानी कि उनका सशस्त्र जो दस्ता है उसको हम खत्म करने वाले हैं। तो ऐसे में क्योंकि विचारधारा का मसला है तो विचारधारा तो कभी खत्म होगी नहीं, तो ऐसे में उनके सशस्त्र दल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और इस ओर फोर्स काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी चुकी है, क्योंकि जो इनके बड़े लीडर्स जो थे वो फिलहाल मारे गए हैं। अभी भी अगर साउथ बस्तर की बात की जाए या बस्तर के अंदरूनी इलाके की बात की जाए तो लगभग 300 से ज़्यादा नक्सली जो हैं वो अभी इस इलाके में सक्रिय हैं। हालांकि वो काफ़ी निचले कैडर के हैं, और इनके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब उनके पास ऐसे नेता नहीं बचे हैं जो उन्हें ये बता पाएँ कि आखिर आपको क्या करना है। तो इस समस्या से नक्सल संगठन फिलहाल जो है वो जूझ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कल जब अमित शाह छत्तीसगढ़ की धरती पे हों और परसों जब बस्तर पहुंचे तो कल और परसों हम देखें कि कुछ और एंटी नक्सल ऑपरेशंस पे फोर्स जो है कुछ और बड़ी सफलताएं जो है वो दिखाने की कोशिश करें। जी। भैया प्रभाकर के जाने के बाद, जैसे कि अभी आपने कहा कि अब कोई बचा नहीं है, जो निचले कैडर के जो नक्सली बचे हुए हैं वहाँ, तो प्रभाकर चल दिए तो वो क्या सरेंडर करेंगे या फिर वही गलत दिशा में जंगलों में ही भटकते रहेंगे? देखिए नक्सलियों में दरअसल दो गुट थे, दो गुट जो हम लगातार बात करते हैं। एक गुट था उनके मिलिट्री कमीशन का हिस्सा जो लगातार ही चाहता था कि हम लड़ाई जारी रखें, जिसे हम देवजी का गुट कहते हैं। इसमें हिड़मा और देवा लोग भी इसी में शामिल थे। एक गुट था वेणुगोपाल राव सोनू का गुट, जो जब वापस मुख्यधारा में लौटता है, जब वो समझ जाता है कि अब इस लड़ाई को हथियारों के साथ लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, यदि हम वापस लौटते हैं तो हम लोकतांत्रिक तरीके से भी जनता के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। वो लोग वापस लौट आते हैं। तो जो गुट इतना कट्टर है कि इस बात को बोलने वाले सोनू को ही मारने चले जाए, मैं इस प्रभाकर की बात कर रहा हूँ, जो उसी सोनू को मारने पहुंच गया था जिसने हो सकता है इसकी भर्ती कराई हो या जिसने इसे बंदूक चलाना सिखाया हो। तो ऐसे कट्टर जो फिलहाल संगठन के लोग हैं वो तो इसी मोड पे हैं कि लड़ते हुए मरना जो है ज़्यादा बेहतर है। इसके पीछे एक कारण है। हुआ क्या, अब ये देखिए, जैसे ही ये मारा गया तो कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। अब देखिए श्रद्धांजलि की फोटोज जो है वो आपको यहाँ नजर आएंगे। रेड सल्यूट टू कॉमरेड प्रभाकर लोकेटी चंद्रा राव, ये तेलुगु में लिखा हुआ है, तेलुगु भाषी लोग समझ जाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये दरअसल क्या होता है कि ये नक्सल संगठन ये भी चाहता है कि उनकी मौत के बाद उन्हें कैसे
याद रखा जा रहा है, क्योंकि प्रभाकर ने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो नक्सल संगठन को दे दी। अच्छा हाँ, प्रभाकर की पत्नी भी नक्सल संगठन का हिस्सा थी। मेरे ख्याल से 8 साल पहले उसकी बीमारी से मौत हुई है, वो भी नक्सल संगठन में इसके साथ ही रही। इसके अलावा एक उनका बहुत लेटर भी है, वो वायरल रहता है, जिसमें प्रभाकर की पत्नी ने बीमारी से जूझते हुए प्रभाकर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं आपसे मिलने आई थी लेकिन जंगलों में मैं आपसे मिल नहीं पाई। और इसके बाद की वो बहुत लंबी एक जो है जो पति पत्नी के बीच आमतौर पे जो जिस तरह की बात होती है वैसी एक बातचीत है। तो उनकी मौत के बाद लेटर जो है वो सामने आया था। प्रभाकर का बेटा रमेश, जिसे अशोक के नाम से भी जानते हैं, उसने पिछले साल ही समर्पण किया है और इसकी बेटी लावण्या जो है वो गिरफ्तार हुई थी। तो सोचिए, नक्सल संगठन के अंदर रहते हुए ही दोनों ने शादी की, बच्चे हुए, दोनों बच्चे भी नक्सली रहे। बेटे ने हालांकि समर्पण किया, और हालांकि ये भी एक कहानी आती है, मुझे कुछ पुलिस के अधिकारी बता रहे थे कि प्रभाकर इतना अधिक कट्टर था कि जब उसके बेटे ने बात कही कि वो समर्पण करना चाहता है, तो अपने बेटे पर भी वो काफ़ी नाराज हुआ था। तो प्रभाकर जैसे लोग जो हैं वो अपनी विचारधारा को लेकर काफ़ी कट्टर हैं, लेकिन देखिए उनका असर क्या हो रहा है। दुखद ये है कि प्रभाकर के साथ जो अन्य नक्सली मारे गए, जो प्रभाकर की सुरक्षा में तैनात थे, उनके सुरक्षा गार्ड थे उनके जो सुरक्षा गार्ड थे, उसके साथ अलग अलग टीम के हिस्सा थे, वो बस्तर के ही आदिवासी थे, वो भी मारे गए। आप इनमें जब बाकी 6 नाम पढ़ेंगे तो कोई बीजापुर का, कोई सुकमा का रहने वाला है। तो ऐसे में ये लोग जब मारे जाते हैं तो ये लगता है कि इनकी विचारधारा के चलते बस्तर का आदिवासी जो है वो तो आखिर मारा ही जा रहा है दोनों ओर से। तो एक जो चिंता का विषय होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कोई अगर अपनी विचारधारा को लेकर कट्टर है तो वो अपने साथ और लोग को ना मरवाए, क्योंकि ये जो निचले कैडर जो थे, हो सकता है अगर उन्हें मौका मिलता मुख्यधारा में लौटने का, या उन्हें ये मौका मिलता कि वो अपने मन से जो फैसला ले सकते हैं, तो हो सकता है वो सोनू, रुपेश या अनंत के जैसे वापस आने का फैसला करते। तो ये फिलहाल जो है प्रभाकर मारा गया, उसके साथ अन्य 6 नक्सली मारे गए, 6 बस्तर के आदिवासी थे, वो भी मारे गए हैं। उनकी 100 जो हैं वो आज पहुंच जाएंगे अपने अपने गांव में। तो कल वो तस्वीरें भी आएगी कि उनके गांव में जो विलाप का जो दौर चलता है, क्योंकि वो लोग मारे गए हैं। हाँ, लेकिन जब प्रभाकर की बॉडी तेलंगाना में जाएगी तो वहाँ आपको बहुत भव्य आयोजन जो है, बाजे गाने वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, जो वहाँ पे अक्सर बड़े नक्सली के मारे जाने के बाद होता है। क्योंकि प्रभाकर अंतिम नक्सली में है तो और ज़्यादा इसे भव्य बनाने की कोशिश की जाएगी, ये बताने की कोशिश की जाएगी कि प्रभाकर कोई शहीद है। तो इस तरह का जो है माहौल भी वहाँ तैयार किया जाएगा। तो फिलहाल लेकिन जो हम इस खबर को बताने इसलिए चाह रहे थे तामेश्वर, क्योंकि नक्सल संगठन के अंतिम बड़े चेहरे जो हैं वो भी मारे जा रहे हैं। ऐसे में सबकी नज़र अब है पापा राव के ऊपर, क्योंकि अब डीकेएसजेडसी में अगर कोई इकलौता बड़ा नाम बचा है तो वो पापा राव है, कि पापा राव क्या करता है, क्या करना चाहता है। और उसी से तय होगा कि बस्तर में नक्सल संगठन जो है वो ख़त्म हुआ या फिलहाल बचा हुआ है। तो फिलहाल फोर्स द्वारा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं लगातार। देखिए होता क्या है कि जब हम कोई एनकाउंटर हो जाता है उसके बाद ही पता चलता है कि ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार फोर्स द्वारा जैसे जैसे उन्हें किसी भी तरह के इंटेल मिलते हैं, उस आधार पे लगातार बस्तर के अलग अलग हिस्सों में जो है ऑपरेशंस जारी रहते हैं। बीजापुर में अभी भी दो दिन पहले चल ही रहे हैं। आप अगर आप सोचे कांकेर में ऑपरेशन नहीं चल रहे तो कांकेर में ऑपरेशन चल रहे हैं, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, सुकमा में लगातार ऑपरेशन जारी होते हैं। जब फोर्स का इनकाउंटर हो जाता है फोर्स के साथ उनका, तो इस बारे में जानकारी मिलती है। अगर नक्सलियों से वो नहीं टकराते तो फोर्स वापस जो है चुपचाप आ जाती है और अगले ऑपरेशन की तैयारी करती है। तो ऐसे में पापा राव पे सबकी नज़र है। पापा राव क्या करता है। देवजी की बात की जाए तो देवजी फिलहाल गायब है फ्रेम से। दामोदर क्योंकि तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी है, लेकिन आप एक और बात खास देखेंगे कि बीते दिनों दामोदर की ओर से कोई लेटर जारी नहीं किया जा रहा है। सिर्फ दामोदर ही नहीं, पूरे नक्सल संगठन की ओर से किसी भी तरह का पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि नक्सली हर घटना के बाद पत्र जो है वो जारी करते थे। तो इससे एक और बात समझ आता है कि नक्सलियों ने अपनी रणनीति में एक ये बदलाव भी किया है। होता क्या है, जब आप पत्र जारी करते हैं तो एक और वो आपकी ताकत दिखती है। दूसरा, क्योंकि उस पत्र को आपको मीडिया तक पहुंचाना है तो एक चैनल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो उसमें आपका एक्सपोज होने का डर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फोर्स के पास तकनीक बहुत बढ़ गई है। ऐसे में फिलहाल नक्सली जो हैं वो अंडरग्राउंड होने की स्थिति में ही हैं, जो जहाँ है वहाँ छुपा हुआ है। तो ऐसे में फोर्स के लिए चुनौतियां जो है वो आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है, क्योंकि जब तक आपको पता था कि आपका दुश्मन किसी जगह बैठा है, वहाँ उसे घेर कर मारना आसान था, लेकिन जब वो अंडरग्राउंड हो जाएगा तो उसे ढूंढना जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो फिलहाल ये खबर थी जो महत्वपूर्ण थी, मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है। तो संजय भी अब बता रहे थे कि
महाराष्ट्र और जो छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर का भूजमाड़ क्षेत्र है, वहाँ प्रभाकर जो मारा गया है वो नक्सल संगठन के लिए कितना महत्वपूर्ण था।